अमेरिका में मुनीर की लंच खबरों में है। डोनाल्ड ट्रंप की मंशा भी खबरों में है। डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, किसी तरह से पीस का नोबेल प्राइज मिल जाए, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो अमेरिका ने मुनीर को लंच क्यों कराया, बिरयानी क्यों खिलाई, साफ हो चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के प्रवक्ता अन्ना केली ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जनरल मुनीर को इसलिए मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि मुनीर ने ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध रोकने के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की। मतलब कमाल है। सिफारिश भी कौन कर रहा है नोबेल के शांति पुरस्कार को लेकर? वो जनरल कर रहा है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जिसके हाथ आतंक से रंगे हुए हैं, जिसके हाथ बलूचिस्तानियों की खून से रंगे हुए हैं, पीओजेके के लोगों के खून से रंगे हुए हैं। मतलब साफ है कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं। पैरवी लगवा रहे हैं एक ऐसे जनरल से जो खुद आकंठ अपराध, जुर्म और जराइम की दुनिया में डूबा हुआ, आतंक की दुनिया में डूबा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जिस दिन अमेरिकी लोकतंत्र की नींव पर हमला हुआ, जिस दिन कैपिटल बिल्डिंग पर भीड़ ने चढ़ाई की, जिस दिन झंडा नहीं खून बहा, उस दिन भी डोनाल्ड ट्रंप को लगता रहा कि उन्हें नोबेल मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका, रवांडा कांगो में शांति कराई, मिडिल ईस्ट को अब्राहम समझौते से जोड़ दिया और खुद को घोषित कर दिया दूत-ए-अमन। सवाल यह है कि जो अपने देश में लोकतंत्र की हत्या की इजाजत देता है, जहां लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में पत्रकारों के ऊपर गोली चलाई जाती है, जिसकी तस्वीरें दुनिया भूली नहीं है, वहां का हुक्मरान कह रहा है कि वो शांति का मसीहा है। क्या ऐसा हो सकता है? पैरवी आतंकी आसिम मुनीर कर रहा है नोबेल की शांति पुरस्कार की। क्या कमाल है। इसलिए कहते हैं जेब में अगर पैसा हो तो कुछ भी मुमकिन लगता है। शायद डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही एक सच्चाई है। जाने माने बिजनेसमैन है, अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति है, लेकिन झूठ बोलने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए? ट्रंप कहते हैं नोबेल नहीं मिलेगा क्योंकि मैं लिबरल नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यह है नोबेल शांति का नाम है, शोर और शो ऑफ का नहीं। आज डिबेट और पोस्टमार्टम उस हसरत की जो ट्रंप के दिल में नोबेल को लेकर धधक रही है, और उस सच्चाई का जो मुनीर ने अपनी हाथों में छिपा रखा है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल की पैरवी कर रहा है। शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े झूठ से, जहां लोकतंत्र पर धावा बोला गया और एक राष्ट्रपति ने चुप रहकर इतिहास को शर्मसार कर दिया। For Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. You could. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the. I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत में बेताब क्यों है? क्या नोबेल के लिए ट्रंप ने मुनीर को बिरयानी खिलाई, मुनीर से पैरवी करवाई, लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि आसिम मुनीर के हाथ खून से रंगे हुए हैं, सिर पर आतंक का इल्जाम है, नाम के आगे टेररिस्ट लगता है। और ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा अगर पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हो जाता है? आयरनी देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, पैरवी अशांति का सबसे बड़ा दूत आसिम मुनीर कर रहा है ना कमाल? क्या आप इसे कमाल नहीं मानते हैं? बहुत मशहूर कहावत है, अक्ल बड़ी की भैंस।
ये सवाल पूछा जा सकता है दोनों से, मुनीर से और ट्रंप से। मुझे लगता है जवाब कहीं भैंस ना हो। बातचीत के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल शशि अस्थाना रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर शबीर चौधरी लेखक लंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहरान मरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूएन में बलोच प्रतिनिधि हैं, संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रकाश शाह नेता डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शशि अस्थाना जी मेजर जनरल से शुरुआत करना चाहूंगा। सर, मेरा सवाल सबसे पहले आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए और जय हिंद से इस डिबेट की मैं शुरुआत करूं। अस्थाना सर, नोबेल पुरस्कार क्यों चाहिए, और चाहिए भी तो तब चाहिए जब असीम मुनीर पैरवी करें। जय हिंद। अच्छा लगा आपके इस चैनल पे बात करके। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ना आसिफ मुनीर की ना पाकिस्तान दोनों की औकात है कि नोबेल प्राइज़ उनको मैं दे पाएँ। तो दोनों की औकात ऐसी कुछ भी नहीं है। लेकिन आसिफ मुनीर DGISPR रहे हैं, और DGISPR ISI होने में इनको 2-3 चीज़ें इन्होंने सीखी हैं। जासूसी का काम होता है इन लोगों का, तो इनको ये पता है कि चापलूसी कैसे की जाती है। तो चापलूसी में एक चीज़ उन्हें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं कब से हल्ला करे जा रहे हैं, मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। तो उन्होंने भी अपने मुंह से बोल दिया, हालांकि उसको कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने बोल दिया। डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगा, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि उनको ये पता है कि लालच कैसे है। डोनाल्ड ट्रंप के पास चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन पैसे की भूख और लालच जो है वो कम नहीं है। अब आप देखिए, उनके लड़के का एक बिजनेस है जो क्रिप्टो करेंसी में चलता है। बिल्कुल। पाकिस्तान मिलिट्री के पास में बहुत ज़्यादा अनऑथराइज नार्को ट्रेड का बहुत पैसा है, और इनकी फौजी फाउंडेशन वगैरह भी चलती है। तो इन्हें लगा कि यार थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट करो इनके लड़के के उसमें, तो खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने वो भी बहुत अच्छा कर दिया। तो कुछ पैसा इन्होंने डाल दिया है उसमें। डोनाल्ड ट्रंप की जो इस जो ये एक उन्होंने कंपनी खोली है जी। क्रिप्टो करेंसी की, उस क्रिप्टो करेंसी में उनके लड़के का बताया जाता है कोई बिजनेस है हाँ, क्रिप्टो का, उनके लड़के का है, उनके जिसका ये लड़के हेडक्वार्टर पाकिस्तान में बनाना और चाहते हैं। हाँ, और जब वो आए थे, क्योंकि ऐसी जगह होना ज़्यादा सही है जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का नाम से ही पता चलता है कि वो नंबर 2 की कमाई वाली कहानी है। उसके बाद में उन्होंने क्या करा था, जब ये लोग आए थे तो आसिफ मुनीर ने बाकायदा उनको होस्ट किया था। जो इनके डोनाल्ड ट्रंप के जो फ्रेंड हैं, उनके लड़के हैं, वो अच्छा। एक्चुअली CEO हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि तीसरी मुसीबत इनके सामने ये है कि पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं, ये पॉलिटिशियन, ये बढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि जी अगर ईरान के ऊपर हमला होगा और न्यूक्लियर हमला करा इसराइल ने, तो हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे, या हम सब कुछ ऐसी कहानी कर रहे थे। तो उन्हें पता है कि पाकिस्तान में और किसी के पास तो ताकत है नहीं, इस बंदे को बुला के थोड़ा सा झाड़ दो कि भैया ये बकवास मत करना, और इसके बाद में आप दोबारा से नज़र नहीं आनी चाहिए ये आवाज़ पाकिस्तान की तरफ से। और आपने देखा होगा कि जब से आसिफ मुनीर वहाँ लंच पे गए हैं, उसके बाद में पाकिस्तान से सारी चीज़ें सही है, सारी की सारी आवाज़ जो है वो बंद हो गई। और उसके बड़े मेम भी निकले थे अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप के लंच के टाइम में आसिफ मुनीर को वेटर की यूनिफॉर्म में दिखाया हुआ है, और उसमें एक प्लेट के ऊपर एक केक बनाया हुआ है ईरान का, और ये केक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को पेश कर रहे हैं। तो ये आसिफ मुनीर की औकात है, और ये वो कारण है जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था। और अगर आप इसको सामरिक तौर पे देखें, थोड़ा सीरियस नोट पे, तो प्रॉब्लम क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अगर मुझे ईरान के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ता है, तो लॉजिस्टिक्स और जो आर्मी की रसद वगैरह बाकी जो सपोर्ट है, वो कराची पोर्ट से ही जाएगा, और हो सकता है मुझे इनके एयरपोर्ट्स की ज़रूरत पड़े। और वहाँ पे वो अ, थोड़े ब्लंट आदमी हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तान में और किससे बात करने में मतलब नहीं है, लेट डिसीजन इसी ने लेना है। तो इसी से बात कर लो कि, और जाहिर है कि कुछ ना कुछ सांठ-गांठ भी हुई होगी, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री की एक खासियत है कि जो जब से सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, ये उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे। पहले भी इन्होंने बोली लगाई, जिसने CIA ने बोली लगाई थी, उनके लिए काम किया। अब दोबारा से भी वही काम शुरू हो रहा है। तो ये इनकी कहानी है। अभी पहले उन्होंने बलूचिस्तान चीन को बेच दिया, उन्होंने बोली लगाई CPC के कहानी में। अब जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को बेच रहे हैं। तो ये है इनकी खासियत, और ये है पूरी इस मीटिंग का सार, जो इनकी मीटिंग हुई है। गौरव।
जी, मैं शबीर चौधरी जी के पास आ रहा हूं। अभी प्रधानमंत्री को भी बुलाया था, कल प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया कि भाई मुझे भी बुलाया गया था लंच के लिए, कह रहे थे कि लंच पे आ जाइए। इधर मुनीर जी को बुलाया हुआ था और कमरे के अंदर तो पता चला कि भाई गृह मंत्री को बाहर गेट पे बिठा दिया गया गार्ड के साथ, और अंदर आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ ही गए, असीम मुनीर और असीम मलिक। तो ये तो आपने सही कहा कि पाकिस्तान की जो सच्चाई और हकीकत है, जो डेमोक्रेसी का गुब्बारा जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में लेकर घूमता है कि एक प्रधानमंत्री पपेट बना रखा है और एक राष्ट्रपति बना रखा है, वो बबल भी फूट गया इसी के साथ ही कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं है, जो है वो आर्मी चीफ ही और आईएसआई चीफ ही है, और इन्हीं दोनों से बातचीत भी अमेरिका कर रहा है। लेकिन इसमें नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप माथापच्ची क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। शबीर जी, आपको क्या लगता है? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, पहली बात यह है कि जनरल जो साहब हैं आसिम मुनीर साहब, इनकी ये औकात नहीं है, ये फैसला नहीं कर सकते कि किसको नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा। इसके लिए ये कमेटी है, आप लोग जानते हैं कि 5 मेंबर में कमेटी है, जिसको स्वीडन की जो पार्लियामेंट है वो सेलेक्ट करती है या अवार्ड करती है उनको, वो फैसला करते हैं। अब ये ट्रंप साहब की ख्वाहिश है, मेरे दिल में भी बहुत सी ख्वाहिशें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो कहते हैं कांगो और रवांडा में पीस करा दिया, और ये भी कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में हमने सीज फायर करा दिया। दैट इज़ नॉट सफिशेंट, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो जनरल जानता होता है, मुल्क का भी हो, वो ये कर सकता है भी, एक तो होता है ना पीस यानी अमन, एक होता है पीस टुकड़ा। वो पीस ऑफ लैंड किसी को दे सकता है, जैसे कि पाकिस्तान के जनरल ने किया था, अयूब खान साहब ने 1963 में गिलगित बल्तिस्तान जो कुछ का ऐसा है, वहाँ से नीली 2000 स्क्वायर माइल जो है चीन को दे दिया था बतौर तोहफा। ये कर सकता है। जो जनरल है वो सरेंडर भी कर सकता है। जनरल ये भी है, हो सकता है कि टेक ओवर भी कर सकता है, लेकिन वो किसी को नोबेल पीस अवार्ड जो है ना वो नहीं दे सकता। सुजेस्ट करने में कोई अर्ज नहीं होती ना, तो उन्होंने सुजेस्ट कर दिया। लेकिन इन्हीं जो अगर फर्ज किया इनको चाहिए, ट्रंप साहब को चाहिए, तो उसके लिए उनको बड़ा काम करना पड़ेगा। अगर वो ईरान की और इजराइल की जंग रोक सकते हैं और पीसफुल कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये प्लस पॉइंट होगा। अगर पैलेस्टाइन का मसला हल कर सकते हैं तो ये प्लस पॉइंट होगा। अगर यूक्रेन का मसला हल कर सकते हैं रशिया के साथ तो ये प्लस पॉइंट होगा। अगर जम्मू कश्मीर का मसला हल करा सकते हैं तो ये प्लस पॉइंट होगा। एक अगर सारा ये इकट्ठा किया जाए तो यस, द मैन डिजर्व्स टू गेट द पीस प्राइज। लेकिन वो एम आई टू से दिस हैं, जनरल साहब भी ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो बातें की जा रही हैं, तो ये नहीं, जाहिर है कि आपने अपनी पॉलिसी होती है, यानी ट्रंप साहब इस बात पर खुश हो जाते हैं कि कोई आदमी नॉमिनेट करे, तो जो जनरल साहब हैं वो मीन इज़ अ श्रूड मैन, इज़ क्लेवर मैन, उसको पता है कि आपने कार्ड्स कैसे खेलने हैं। तो उसने वही बातें की हैं जो जी, ट्रंप साहब सुनना चाहते थे। रिजल्ट वो भी खुश हो गए, दोनों की दोस्ती बन गई है। तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको मिल जाएगा, पीस अवार्ड मिल जाएगा। इन यू हैव टू अर्न इट, ये इस तरह नहीं मिल जाता ना। एंड आई डोंट थिंक दैट इज डन सफिशिएंट टू बी अवार्डेड अ पीस अवार्ड जो है। नहीं, झूठ के बिना पर थोड़ी ना मिलेगा नोबेल प्राइज शबीर सर। और वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में दिसंबर 2017 से जनवरी 2021 के दौरान 30,573 झूठे या भ्रामक दावे किए, जो औसतन प्रतिदिन 21 झूठ के बराबर है। उनके पहले साल में प्रतिदिन 6, दूसरे साल में 16, तीसरे साल में 22, चौथे साल में 39 झूठे दावे दर्ज किए गए। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले अक्टूबर में उन्होंने 3,917 और नवंबर में 2,239 झूठे दावे किए थे। कहां से मिलेगा नोबेल प्राइज पुरस्कार? ये तो झूठ का जो है वो एक किला खड़ा करते जा रहे हैं। प्रकाश शाह जी से मैं चाहूंगा एक रिएक्शन। प्रकाश शाह जी, क्या कहेंगे आप? ये तो बात है कि नोबेल प्राइज मिलने की कोई शक्यता तो दिख नहीं रही है। हाँ, मगर उसकी तो बात भी नहीं है। ये तो सिर्फ मुनीर उसको हम कहते हैं ना, मस्का लगाते हैं, तो मुनीर का मस्का लगाने का ये तरीका है, और डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आता है, तो दोनों का काम हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि कोई ऐसा कहे कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और मुनीर तो ये कहने के लिए तैयार है। तो
ये दोनों का काम हो जाता है। वो उसके पास काफी 2 नंबर का पैसा है नहीं, ये तो मुनीर के वैसे पास, ही हुआ कि तो वो क्रिप्टो एक भेड़ करेंसी में एक डाल भेड़ देते हैं, ट्रम्प की प्रकाश क्रिप्टो जी, करेंसी। प्रकाश जी, ये तो वैसे ही हुआ कि एक भेड़िया कह रहा है कि बकरियों की रखवाली मुझे दे दो। तो हाँ, असीम मुनीर जी वही काम कर रहे हैं कि भाई नोबेल का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए, तुमने बलूचिस्तान में किसी को छोड़ा नहीं, तुमने पीओ जगह को जबरन ऑक्युपाई कर रखा है, तुमने वहां पर मानवाधिकारों को कुचला है, महिलाओं बेटियों से बलात्कार, रेप, हत्या, किडनैपिंग, ब्रूटली मर्डर, कितने लोग गायब हैं, 12, 14, 15 हजार लोग गायब हैं वहां से, बलूचिस्तान से। ऐसी हजारों रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, और वो आदमी जाकर कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दे दो। मतलब गवाही भी मतलब किसकी देखो, दिलवा रहे हैं? जी प्रकाश जी। ये तो ये सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया में सब लोग जानते हैं कि कौन कौन है, मुनीर की क्या हैसियत है, ट्रंप की क्या हैसियत है, सब लोग सब कुछ जानते हैं, मगर दिखावा करना पड़ता है। तो ये सब यूरोपियन नेशंस वगैरह सब लोग जब जब जरूरत पड़ती है तो दिखावा कर ही लेते हैं, सब लोग कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ट्रंप को खुशामदी की जरूरत है, उसको खुशामदी अच्छी लगती है, और ये लोग सब करते हैं और अपना काम निकलवाते हैं। ये तो ट्रंप के साथ अगली टर्म में भी हुआ था और इस टर्म में भी हो रहा है। तो इसमें कोई यहाँ तो किसी को कोई ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कुछ नवीनता है, जी समझे ना। तो मुनीर तो ये ट्राई करेंगे क्योंकि उसकी औकात ही ऐसी है, तो उसने ट्राई कर दिया और वो सफल भी हो गए कि ट्रंप ने लंच में बुला लिया और उसका काम हो गया। क्योंकि उसका क्या काम क्या है, उसको पाकिस्तानियों को बताना है कि मेरा कितना अच्छा, सम्मान अमेरिका हो की रहा है। मीडिया ने इस लंच को किस तरह से लिया प्रकाश जी? यूएस मीडिया ने कैसे इसको कवर किया? यूएस मीडिया ने तो कोई अटेंशन नहीं दिया इस लंच पे, नहीं दिया है। कोई अटेंशन यहाँ मिला नहीं है लंच को। मगर वो चाहते भी नहीं है। मुनीर को अटेंशन चाहिए पाकिस्तानी मीडिया में, मुनीर को अटेंशन चाहिए ये दिखावा करने के लिए कि उसने जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया का पराजय कर दिया, इसलिए उसको वो फील्ड मार्शल का टाइटल मिल गया। इसी तरह से उसको ट्रंप ने बुलाया और लंच खिलाया, ये सब हुआ मुनीर के साथ। तो मुनीर का भी काम हो गया ना। मुनीर को पाकिस्तानी मीडिया में जो पुरस्कार मिले उसकी वजह से उसका शासन टिक गया। नहीं तो किसी भी हार के आया हुआ जनरल को कोई प्रमोशन तो देता नहीं है, उसको तो निकालने की बात चल रही थी उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे उसने ये सब खड़ा कर दिया। तो ये सब प्रपंच नाटक चलता रहता है, और उसी जोर पे तो वो लोग जीत रहे हैं। पाकिस्तान में इतने साल से राज कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, और उसके पास है भी ये सब पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये जनरल्स वगैरह के पास है, जो उसको कहीं ना कहीं तो रखना है। तो क्रिप्टो करेंसी में रख ले और ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी में रख ले, तो उससे क्या फर्क पड़े, उसको तो कहीं भी रखना है। ये जो 2 नंबर का पैसा है तो और क्या करेंगे उसका। तो ये सबका काम हो जाता है, ट्रंप का काम हो जाता है, मुनीर का काम हो जाता है। बेशक, और बिल्कुल, बेशक एक ऐसे ये सब व्यक्तिगत चीजें हैं। फेल्ड जनरल से डील क्यों ना करनी पड़े, डोनाल्ड ट्रंप ये कुछ भी सब कर सकते हैं। संदीप मिश्रा जी के पास आ रहा हूं जल्दी। संदीप मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति किसी को अपने सामने बैठा करके भोजन कराते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे खुशफहमी पाल लेनी चाहिए। मुनीर साहब जिस तरह से बैठा के ट्रंप साहब ने भोजन कराया, उन्होंने अपने आप को महसूस कर लिया कि वो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और वह राष्ट्राध्यक्ष वाली फीलिंग उनके अंदर आ गई कि हमें तवज्जो दी जा रही है। जबकि उनको सिर्फ और सिर्फ तवज्जो इसलिए दी जा रही है कि ईरान युद्ध में किस तरह से पाकिस्तान का उपयोग किया जाना है, यह पूरी दुनिया समझ रही है। और मैं तो कहूंगा कि जिस तरह से व्यंग किया, मैं तो इसको व्यंग मानता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये नहीं कहा मुझे नोबेल शांति चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें नोबेल शांति चाह रही होती तो उनका डीप स्टेट, उनकी बैकएंड की टीम उसके पीछे काम करती, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति आकर के इस तरह से कहता है मुझे 4 काम किए, मुझे मिलने चाहिए, और उसकी फिर पाकिस्तान जो है बैकिंग करता। बल्कि
सही बात तो यह है कि उन्होंने एक व्यंग किया जिसके चक्कर में मुनीर साहब या पाकिस्तान के लोग आगे बढ़ करके आ गए, हम इसका सपोर्ट करते हैं। आखिर दुनिया के किसी और मुल्क ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का इस समय यूज किया जा रहा है और सिर्फ ईरान के खिलाफ यूज किया जा रहा है, उस पाकिस्तान का जो कभी 54 मुल्कों का जो है नुमाइंदा बनने की कोशिश करता था कि मैं ही हूं इस्लामिक मुल्कों में सबसे ज्यादा आगे बढ़ के इस्लाम की रक्षा करने वाला, और यह दिखा दिया कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। एक चाबुक चलता है अमेरिका के राष्ट्रपति का और यहाँ का सेनाध्यक्ष भागा भागा जाता है भोजन करने के लिए, और पाकिस्तान की जनता भी इस चीज को समझ रही है कि पाकिस्तानियों को जो गाली पहले पड़ती थी, अब इस घटना के बाद से पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की हैसियत और गिर गई है, क्योंकि पाकिस्तान जो कभी कह रहा था वो ईरान के साथ खड़ा है, आज वो अमेरिका के साथ ट्विस्ट मार गया है, यू टर्न मार गया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं पाकिस्तान को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए और ना ही ये समझना चाहिए कि उसके बैकिंग से कुछ होने वाला है। उसकी हैसियत पूरी दुनिया को अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिखा दी है। नहीं, लेकिन ट्रंप तो ये भी दावा कर रहे हैं कि सीजफायर करा, उसके बाद आसिम मुनीर को बुला के लंच करा देते हैं, उसके बाद कहते हैं एक महान व्यक्ति है, एक बहुत सुलझा हुआ इंसान है, पाकिस्तान एक बहुत प्यारा कंट्री है। ऐसे हमारा इंटरेस्ट तो हर्ट हो रहा है ना। सब चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। हम लोगों को बहुत बुरा लगा था 4 दिन पहले जब अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान हमारा पार्टनर है। एग्जैक्टली हाँ। सेना के एक अधिकारी ने कहा था कि पाकिस्तान हमारा पार्टनर। आखिर एक टेररिस्ट स्टेट जो है कैसे पाकिस्तान अमेरिका का जो है पार्टनर हो सकता है, जबकि अमेरिका का अभी सीधा गोल है कि किस तरह से इजराइल युद्ध में जो है एक सम्मानपूर्ण स्थिति के साथ शांति समझौता कराया जाए, और इस स्थिति के लिए उन्होंने एक तरह से कोटियां बिछानी शुरू करी। नहीं तो कोई मतलब नहीं था इस तरह के बयान देने का। यह बयान देने के पीछे, मुनीर को बुलाने के पीछे, सभी के पीछे बस एक ही मंशा थी कि किसी तरह से एक स्थान या जगह मिल जाए जिससे कि ईरान को घेरा जा सके, और उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति सफल हो गए हैं। उनका कहीं से इस तरह से मंशा नहीं हो सकती है कि नोबेल शांति मिले। उन्होंने व्यंग ही किया है, और जिसमें जो है आखिर दुनिया के किसी और मुल्क ने इस पर कमेंट क्यों नहीं किया? आप ये सोचिएगा, इतनी बड़ी खबर है, 200 मुल्क हैं, किसी ने ट्रंप के बयान को गंभीरता से लिया? सबको पता है कि ट्रंप जिस तरह से बोल रहे हैं इस बयान का कोई मतलब नहीं है उस स्थिति में, जबकि ईरान और इजराइल का युद्ध इस समय जो है आज 9वें दिन में और 10वें दिन में प्रवेश करने जा रहा है जो है। ठीक है, मैं जल्दी से मेहरान मारी के पास जा रहा हूं। मेहरान मारी जी, क्या पाकिस्तान के जनरल का कद बढ़ा है, या पाकिस्तान और पाकिस्तान जनरल के दोनों का कद खत्म हो गया इसी के साथ? जी, मेरे सुनने में तो ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्ला मुनीर को नॉमिनेट किया गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए 2025 फॉर द ग्रेटेस्ट बूटलेकर एंड चापलूस ऑफ द ईयर। तो ये पता नहीं वो एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। हम ऐसे ही सीरियस डिस्कशन करें एक गिमिक और एक मजाक के टॉपिक पे। जी, उधर देखे मदरशिप नहीं, एक्सपोज करना जरूरी है। टॉपिक सीरियस है सर मेहरान मारी जी। देखिए क्या है कि पाकिस्तान के जनरल को एक्सपोज करना जरूरी है, पाकिस्तान को एक्सपोज करना जरूरी है। अब डोनाल्ड ट्रंप को क्या ही एक्सपोज करें, उनकी रिपोर्ट तो खैर वॉशिंगटन पोस्ट में खुद ही छप गई कि भाई 30,000 से ज्यादा झूठ बोले थे पिछले बार के टेन्योर में, तो खैर उन पर तो क्या ही उनको डिबेट में लेकर आए। लेकिन एक जनरल जो, अरे भाई आपके यहां एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, सो कॉल्ड इलेक्टेड, माफ कीजिएगा, एक प्रेसिडेंट है, उन दोनों को दरकिनार करके आपके जनरल को उठाकर ले गए और गृह मंत्री को बाहर गार्ड के साथ बिठा दिया अमेरिका में। तो ये तो एक्सपोज होने चाहिए ना। ये जो इन्होंने ढिंडोरा पीटा कि भाई लंच करा रहे, अरे लंच क्या खाक करा रहे, आपकी जमहूरियत की और आपकी लोकतंत्र को 2 कौड़ी का बताकर अमेरिका ने थूक कर फेंक दिया 2 मिनट में। जी, मैं तो दोनों पार्टीज के क्रेडिबिलिटी का बात कर रहा हूं। जी, एक आदमी जो जंग हार के फील्ड मार्शल बन जाता है, दूसरा आदमी जो यूएस प्रेसिडेंट बन के कतर और यूएई को बोलता है कौन हाईएस्ट बिडर होगा तो उसके घर में पहले जाऊंगा, कौन मुझे ज्यादा पैसा देगा, कौन मेरे फैमिली में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो इनका क्रेडिबिलिटी क्या है? दोनों एक दूसरे के बराबर है मॉरली, और इनको वो बोलते हैं मॉरल वैल्यूज तो काफी लो है दोनों साइड्स पे। तो एक इसको नॉमिनेट करता है कि वो भी मदरशिप ऑफ टेररिज्म का जो कंट्रोलर है, जो पायलट है, वो नॉमिनेट करता है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। मतलब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है जी? ये तो मतलब मजाक इज अ क्रूड टर्म, लेकिन बेसिकली तौहीन है नोबेल पीस प्राइज का। बलूचिस्तान के हालात भी बताइए ना। अरे भाई, बलूचिस्तान में क्या किया है जनरल ने?
जैसे कि पहले के जनरलों ने किया। जेनोसाइड हो रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है। इनको डर पड़ा है कि अभी शायद बिकॉज बलूचिस्तान ने इनके रिट को नाकाम बना दिया, बलूचिस्तान में बलोच सरमाचारों ने, तो अभी अमेरिका भी हमारे में इंटरेस्ट ले रहा है, चाइना भी हमारे में इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे में इंटरेस्ट ले रहा है, और स्पेशली जो ईरान में हो रहा है, तो इनको डर लगा है कि शायद बलूचिस्तान के साथ डायरेक्टली लोग बात करें, तो उन्होंने पूरा जेनोसाइड इंटेंसिफाई कर लिया है। सारे रीजनल पावर्स को पता है कि क्या हो रहा है अभी बलूचिस्तान में। बिल्कुल, और मुझे लगता है कहीं कोई डील ना कर ली हो मुनीर ने कि भाई हम आपको पैसेज देंगे लेकिन बलूचिस्तान को कंट्रोल करने में आपकी मदद चाहिए। जी, डील चाइना से कौन सा बड़ा डील, चाइना से बड़ा डील कौन सा हो सकता है मुल्ला मुनीर के लिए? 20 साल से चाइना का पैसा खा रहे हैं, क्या प्रोवाइड किया, कौन सा सिक्योरिटी फराहम किया इन्होंने चाइना को सी पैक रूट पे? कुछ भी नहीं कर सकते जब तक बलोचों के साथ कोई समझौता ना करें, अमेरिका हो या चाइना हो या कोई और हो, वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। ये अमेरिका को भी पता है, मुल्ला मुनीर को भी पता है कि ही कैन नॉट, बिकॉज बीन प्रूवन इट्स फेल्ड प्रोजेक्ट। तो क्या हासिल हुआ डोनाल्ड ट्रंप को और पाकिस्तान को इस सो कॉल्ड लंच से? ये डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति का प्राइज लगातार चीख चीख के बता रहे हैं। उधर जो है आसिम मुनीर अपना कद बढ़ाने में लगा हुआ है। जी, मुल्ला मुनीर ने सोचा उसका कद बढ़ गया, लेकिन नहीं बढ़ा। पाकिस्तान एक्सपोज हो गया इसी लंच के साथ। यही 2 नंबर का जो शाहबाज शरीफ बैठा है, ये जरदारी भुट्टो बैठा है, ये सब एक्सपोज हो गया कि रबर स्टैंप से ये सिलेक्टेड है, हेड ऑफ स्टेट मुल्ला मुनीर है, ये सारे सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट है, ये स्टेट सर्वेंट्स है, ये बात डिक्लेयर हो गया। इसीलिए तो सब ऐसे मुरझाए हुए लग रहे हैं। पता तो सबको था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस इकदाम ने प्रूव कर दिया, इंडोर्स कर दिया इस फैक्ट को। जी, असाना सर क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इसको, हालांकि वो अपनी तरफ से आसिफ मुनीर जो मर्जी कहें, लेकिन बेइज्जती तो हुई है, और काफ़ी बेइज्जती हुई है, क्योंकि इनका यू टर्न हो गया एकदम ईरान की तरफ। और पहले एक मंशा थी पाकिस्तान की कि क्योंकि मैं ही अकेला एक इस्लामिक देश हूँ जिसके पास न्यूक्लियर बम है, तो वो ये बताना चाह रहे थे कि हम लीडर हैं पाकिस्तान, इसके सुन्नी वर्ल्ड के और इस्लामिक वर्ल्ड के, एक क्योंकि हमारे पास ही सिर्फ बम है और हम बचाएंगे सारे मुसलमानों को। और उसमें जब ईरान की बात आई तो इजराइल के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे वक्तव्य किए। अब जिस दिन से ये लंच खाया उन्होंने, उसके बाद से सारे इजराइल के खिलाफ जितनी आवाज़ थी पाकिस्तान में, कम से कम पॉलिटिकल और मिलिट्री साइड से, वो सब ज़ीरो हो गई है। अभी उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि इसके बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे और आप उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इनके जो आवाक्स विमान हैं जिनसे खबरें हासिल की जा सकती हैं, तो जाहिर है कि हो सकता है कि ईरान के बारे में जो इंटेलिजेंस है उससे भी मदद करें, और उसके बारे में भी बात की हो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आसिफ मुनीर से। तो एक तरीके से दूसरी चीज़ अभी यह है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी और मुश्किल होने वाली है। चीन को भी ये आइडिया बहुत पसंद नहीं आएगा। और अभी आप देखिए, क्योंकि चीन ने हालांकि बोला कुछ नहीं है इस बारे में, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चीन को ये मुलाकात उतनी, चीन के लिए भी ये मुलाकात कोई बहुत अच्छी कहानी नहीं है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच में भी शीत युद्ध चल रहा है, और चीन भी अपनी तरफ से, उनकी भी बड़ी कई सारी डीलें हैं। अभी वो 20 विमान देने की कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को, वो भी मुल्ला मुनीर को एक थ्रू ही होना है सारा काम। तो अब ये इस सिचुएशन में आने के बाद आगे पाकिस्तान का क्या होने वाला है, ये तो अभी थोड़े ही वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ये रिक्वायरमेंट थी, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ ईरान के लिए, और क्योंकि उन्हें लगा कि बाकी किसी से बात करने से फ़ायदा नहीं है, बात करनी है डायरेक्टली इसी से करो कि भैया हमें बेस चाहिए, हमें एयर बेस चाहिए, हमें इंटेलिजेंस चाहिए, और आप फालतू में ये बकवास ना करें कि आप न्यूक्लियर बम जो है उसके इजराइल के ऊपर छोड़ेंगे, ये कहानी बंद कर दो। तो बस ये बंद हो गया। नहीं, तो बैक ऑफ द डोर डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को भी बुलाना चाह रहे थे कि भाई आप भी आ जाइए, लंच करिए हमारे साथ। हाँ, ये दूसरा इंटेंशन था। दूसरा इंटेंशन क्या था कि प्राइम मिनिस्टर, जब से ये भारत ने तो बड़ा तगड़ा स्टैंड लिया कि यार आपने कोई कहानी, ये नहीं है कि आपने तो कोई लड़ाई बंद नहीं करवाई है। लड़ाई हमारे पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया और हमने मानी रिक्वेस्ट। और
पाकिस्तान ने लेकिन पाकिस्तान को ये लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या थी कि जब उनके सारे बेसेस के ऊपर हमला हुआ, और एक हमला ऐसा हुआ जब इन्हें लगा कि यार ये तो मेरा हिंदुस्तानी जो हैं ये मेरा न्यूक्लियर बम ही उड़ा देंगे, तो तब ये भागे। और एक चीज मानी जा रही है, जिसकी कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन अक्सर ये माना जाता है कि शायद ये न्यूक्लियर बम जो है वो पाकिस्तान का नहीं है, वो अमेरिका का ही है। क्योंकि कई पत्रकार हैं वहाँ पे पाकिस्तान में जो ये कहते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानियों को घुसने की इजाज़त नहीं है उसी में। तो जैसे ही ये न्यूक्लियर बम के पास भारत का एक हमला हुआ, उस समय ये दोनों, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ही हिल गए। और उस टाइम में इन्होंने बात करी, बार बार पहले बात करी, उन्होंने, रूबियो ने बात करने की कोशिश की। उसके बाद फिर रूबियो ने जाके पहले उन शहबाज शरीफ से बात की, उससे कुछ हल नहीं निकला। फिर रूबियो ने डायरेक्टली बात करी आसिफ मुनीर से, और फिर इन्होंने ये प्रपोजल रखा। और भारत के साथ जब इन्होंने बात करी तो भारत ने बोला कि आप बीच में मत पड़िए, अगर आपको सीज फायर करवाना है तो उनको बोलिए कि वो अपने आप करेंगे, बोलेंगे। क्योंकि हमने तो भाई बोला था पहले कि हम टेरर कैंप मार रहे हैं, आपने जवाब दिया तो हमने आपको ये दिखा दिया कि हम पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी, जहाँ भी चाहेंगे, जब भी चाहेंगे, और जिस टारगेट को चाहेंगे हम उसको उड़ा सकते हैं। अब ये हमारा मैसेज पूरा हो गया है। उसके बाद में अगर वो बोलते हैं तो आप उनको बोलिए, उनका डीजीएम वो रिंग करेगा, तब हम इस बारे में सोचेंगे। तो वही हुआ, उन्होंने पहले रिंग करने की कोशिश की, पहले तो हमने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके बाद तकरीबन 1 बजे फ़ोन उठाया, और फिर 2 घंटे सलाह मशवरा करके 3:35 के आसपास उनको बताया कि ठीक है जी, हम मान जाते हैं सीज फायर के लिए। तो ये पूरी कहानी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वो इनवाइट कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, फ़ोन पर यही चीज़ उनको बता भी दी, और सबके सामने बताई, और ये इसलिए और ये क्लियर कट बता दिया कि उसके बाद जब ये फिर बोलने लगे तो साफ नजर आ रहा है ये झूठ बोल रहे हैं। और अब मुझे नहीं लगता सर, कि मुझे कोई कहीं भी ना मानता है कहीं इसको। जी, मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा इस बात का भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ सीधी बात करने वाले पॉलिटिशियंस और स्टेट्समैन में से हैं, और डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, स्टेट्समैन नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी जो है वो उतनी नहीं है, जो है बात तो साफ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि भाई वो वहाँ पहुँचे और पता चला कि भी मोदी से सामना होगा, 10-12 बार झूठ बोल चुके थे, फॉल्स दावे कर चुके थे, फिर उसको क्लैरिफाई करना पड़ता, क्लैरिफिकेशन देना पड़ता। उससे पहले वो अचानक G7 समिट छोड़कर चले गए और कह रहे ईरान इसराइल पर बड़ी बैठक लेनी है। अरे भाई, ईरान इसराइल पर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, हो गया ना, कितने दिन हो गए, लगभग 5 दिन हो गया। इसके ऊपर भी काफी लेख लिखे गए हैं कि मोदी के सामने उनको मुश्किल हो रही थी, और इसके ऊपर भी सारे वर्ल्ड लीडर्स ने जो G7 में हैं उन सब ने ये माना। क्योंकि देखिए, आज तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने किसी को लंच पे बुलाया और उसने मना कर दिया। ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। ये भी कभी, इसकी भी कोई प्रेसिडेंस नहीं है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। और उससे प्राइम मिनिस्टर मोदी का कद काफी बड़ा है, और काफी लोग जो हैं आजकल, अगर आप देखें, बड़े न्यूज में आ रहे हैं। कनाडा में भी जब उन्होंने अंगूठा दिखाया प्रेसिडेंट ट्रंप को, जो नए वाले उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो काफ़ी बढ़ गई थी। उसी मुताबिक बाकी लोग भी जो हैं, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि फालतू का वो क्लेम करते हैं कि मैं ग्रीनलैंड ले लूँगा, मैं कनाडा को अपना स्टेट बना दूंगा, वगैरह वगैरह। सबने उंगली दिखा दी है, सबने अंगूठा दिखा दिया है। और अब उनकी जो है, अब अमरीकी सोच रहे हैं कि यार ये हम तो क्या कहते हैं, आगे बढ़ने वाले थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि ट्रम्प अंपायर इज बिकमिंग ग्रेट अगेन, और अमेरिका जो है वो नीचे जाता जा रहा है। और 225 इन्होंने परसेंटेज टैरिफ लगाया है चीन का, और चीन ने ऐसा झटका इनको, ऐसा झटका दिया कि अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। अपने आप टैरिफ कम कर दिया, अपने आप बोल रहे हैं बात करो। और बीच में बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, शी जिनपिंग ने बोला है मैं बात करना चाह रहा हूँ। एकदम उन्होंने चीनियों ने भी बोला कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कच्चे बनियान तक की आफत आ जाएगी अगर इस तरह टैरिफ लगाना पड़ गया। अगर इस तरह के टैरिफ लगाए इन्होंने, कि बम गोला बारूद के अलावा अमेरिका कुछ बनाता नहीं है, कुछ सोफिस्टिकेटेड। और अगर विमानों की बात कर लें, कुछ फाइटर जेट्स और इनके अलावा अमेरिका के पास कुछ भी, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिपार्टमेंट नहीं है। मैक्सिमम इंपोर्ट चाइना और इंडिया से होता है, और बाकी का और वियतनाम और बाकी कंट्री से होता है, कोरिया और अदर कंट्री से। तो कच्चे बनियान की आफत आ जाएगी अगर इसी पॉलिसी पर चलते रहे। शबीर जी कुछ कहना चाह रहे थे। शबीर जी। अब मैं ये गुजारिश करना चाहता था कि अभी यहाँ पर एक भाई ने कहा कि दोनों पार्टनर बन के हैं, ट्रंप और साहब। इस पर थोड़ा सा नज़र आता है कि इनको नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। तो नाराज़गी नहीं होती, पार्टनरशिप तो कई जगहों में हो सकती है। बिजनेस में पार्टनर
पार्टनर इन क्राइम हो सकते हैं, और भी कई तरह की पार्टनरशिप हो सकती है, दोस्ती हो सकती है। साथ में ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एक भाई ने कहा है कि जी, हम इस बार कोई नहीं बोला, खामोश रहा है, लेकिन जो कुछ ट्रंप ने वो कहा जनरल आसिम मुनीर साहब ने, तो खामोशी की भी एक जुबान होती है, ये भी आपको समझना चाहिए। और तीसरी बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि अगर जनरल मुनीर साहब को, आसिम मुनीर साहब को और पाकिस्तान को इतना दर्द है मुसलमानों का कि पैलेस्टाइन में जुल्म हो रहा है, यस जुल्म हो रहा है, ईरान में मारा मारी हो रही है, वो कहीं मार रहा है, ईरान भी उनको मार रहा है, तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भी मुसलमान हैं, हमने क्या बिगाड़ा हुआ है कश्मीर में? वी आर सफरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। हम भी सफर कर रहे हैं, हमारी जो है कोई किसी डेवलप नाम की चीज़ भी नहीं है हमारे यहाँ। हम तो स्टिल इन मैनी वेज गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, हम डार्क एजेस में रह रहे हैं। इसी तरीके से पीपल ऑफ के पी के दे आर सफरिंग, पीपल ऑफ बलूचिस्तान आर सफरिंग। तो पहले घर के मसाइल तो हल कर लो बिफोर यू नॉमिनेट एनीबडी एंड प्ले ट्राइंग टू बिकम इंटरनेशनल प्लेयर। पहले घर के मसाइल हल कर दो। काम यहाँ पर कितनी गुरबत है, कितनी दहशतगर्दी हो रही है, जहादी इंफ्रास्ट्रक्चर देयर इंटैक्ट बाय एंड लार्ज, यस, उसको ठीक करने की कोशिश करो। और जो हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि यानी हमारे जिसको को आज़ाद कश्मीर कहते हैं, मैं हमने देखा कि बंदूक वाले जो हैं खुले आम फिर रहे हैं, वो जहाद की वो तरगीब दे रहे हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी है? ये कौन से क्या क्या ये जो लोग बंदूक के तौर पर यानी अमन लाएंगे, क्या वो इनको सूट करता है कि ये पीस की बात करें? When you are promoting extremism and terrorism and violence and intolerance, how could you qualify for that? तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि इस मसले को भी हल करने की कोशिश करें। ये भी के लोगों का भी कोई मिसाल है, बंदूक से हर तरह के मसले हल नहीं हो सकते। बलूचिस्तान की मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि मेरे भाई मेहरान साहब मौजूद हैं, वो खुद बेहतर बात कर सकते हैं बलूचिस्तान की। तो मेरे सिर्फ आखिरी कि इंटरनेशनल रिलेशन में ये भी देखा जाता है कि व्हाट इज़ योर पॉलिसी एट होम, घर में आप क्या कर रहे हैं। बजाय कि आप किसी चीज़ को खुशामद, यस, लोगों को अच्छी लगती है, आपने पीआर के लिए आपके लिए भी अच्छा हो गया कि आपने लंच कर लिया वहाँ पर, कहेंगे इसलिए ऐसे कह रहे हैं कि इज़ द फर्स्ट जनरल इन द वर्ल्ड, जिसको ये कहा है ताज। तो जनरल अजूब साहब गए थे या जिया साहब गए थे और मुशर्रफ साहब गए थे, तो ना तो हेड ऑफ स्टेट भी थे ऐसे, तो इसको ये ऐसी यूनिक पोजीशन मिली है। लेकिन बात ये होती है कि पीआर के लिए तो ठीक है, ट्रंप साहब के लिए भी, मुनीर साहब के भी लिए, लेकिन देखना यह है कि प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी। सबसे पहले देखें कि आपके रीजन में पीस है, आपके घर में पीस है, स्टेबिलिटी है, डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों के पास हैं या नहीं, या को आपको सिर्फ ये दर्द है कि पूरे मुल्क में जो है ना पीस है या वहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। तो दुनिया वाले पागल नहीं है, अगर खामोश रहते हैं तो इसका भी कोई रीज़न होता है। मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं जनरल मुनीर साहब को भी देखने की जरूरत है, ट्रंप साहब को भी देखनी। और मैं अगेन ये कहूँगा कि कश्मीर ये 1947-48 का है, पाकिस्तान का पैदा करता। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं शबीर साहब, आप जो बात कह रहे हैं, पाकिस्तान फौज का तो एक ही थंब रूल रहा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पाकिस्तानी फौज जो है उसको अपनी जेब से मतलब है, अपने आलीशान महलों से मतलब है, जो लंदन और अमेरिका में बने हुए हैं, स्विट्जरलैंड में बने हुए हैं, यूरोपीय कंट्रीज में बने हुए हैं, जहां उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन सा जनरल पाकिस्तान में रुका पाकिस्तान को सर्व करने के बाद, या कोई बड़ा सैन्य अधिकारी? इनका टेन्योर जैसे ही खत्म होता है, या तो ये तख्ता पलट करके वहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाते हैं, या तो फिर ये फॉरेन शिफ्ट हो जाते हैं और फॉरेन सेटल हो जाते हैं। नवाज शरीफ का तो इतना बड़ा साम्राज्य है यूके में और बाकी कंट्रीज में, यूरोपीय कंट्रीज में, जितना कोई आम पाकिस्तानी सोच नहीं सकता है। मेहरान मारी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेहरान मारी साहब? जी, आप लोग का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं कहना चाहूंगा आपके लिसनर सुने ये बात को। पाकिस्तानी जो जनरल्स हैं, जो एलीट है, प्राइवेट गैदरिंग्स में हमने सुना है इनको जो बात करते हैं, ये चाइनीज का मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं इनके साथ कैसे खेला जाए, चाइनीज और अमेरिकन ज्यादा चाइनीज का, बोलते हैं ये तो ऐसे बेवकूफ लोग हैं, हम इसके साथ खेलते हैं, वी कैन मैनिपुलेट देम। और एज अ फैक्ट आप देखिए कौन से रिटायर्ड जज ने या जनरल ने बेजिंग का रुख किया रिटायरमेंट के बाद, डायरेक्टली कनाडा, अमेरिका, यूएस जाते हैं। तो वो कोई बोलता आसमान से ऊपर समंदर से नीचे इतना बड़ा हमारा डीप और हाई दोस्ती है चाइना के साथ, कोई दोस्ती नहीं है। वो चाइनीज को बेवकूफ बना रहे हैं, हमने खुद ही सुना है, लोगों ने सुना है, आप भी जानते हो, वो चाइनीजों को बुद्धू बना रहे हैं।
एंड अगर इतना बड़ा दोस्ती होता तो कभी वो भी कोई प्रॉपर्टी और अपने जायदाद चाइना में, बीजिंग में खरीदते? नेवर। एक मिसाल आप मुझे दे दें, देन आई बी प्रूवन रॉन्ग। नहीं, वही बात है ना कि देखिए, आसिम मुनीर को भी कोई लेना देना नहीं, और वाइस वर्सा मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। वो ओवरऑल देख रहे हैं बिजनेस प्रोस्पेक्ट से, बिजनेस कैसे इंप्रूव किया जाए, बिजनेस कैसे मजबूत किया जाए अपने लिए या फिर, और उनके फैसले जो है, अब उनके फैसले खुद उनको पलट कर हिट करने लगे हैं, खासकर अमेरिकन को हिट करने लगे। जैसे कि असाना सर कह रहे थे कि जिस तरह से अब ट्रंप को पूरी दुनिया से जवाब मिलने लगा है। पहले चाइना से मिला, फिर अभी कनाडा से मिला, मैक्सिको से मिला, भारत से मिला, जहां प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अभी वक्त नहीं है आपके साथ लंच करने का। जबकि ऐसा होता नहीं है कि अगर आपको कोई वर्ल्ड का सबसे पुराना लोकतंत्र का जो सुप्रीम लीडर है, जो प्रेसिडेंट है, वो कह रहा है लंच के लिए आए, तो घंटे 2 घंटे का वक्त मैनेज किया जा सकता है। और ये डिप्लोमेसी में होता है, ऐसा नहीं होता है कि आउटराइटली मना कर दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने डिप्लोमेसी की भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हमने विनम्रता पूर्वक जो है उनको मना किया। तो आसिम मुनीर के कपड़े तो फटे ही फटे, बेइज्जती हुई हुई। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की भी साख अब क्रेडिबिलिटी जो दांव पर है। मैं प्रकाश जी का एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर, फिर मैं संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। प्रकाश जी। हाँ, बात यह है कि ये इसमें सबके लिए व्यक्तिगत फायदा है। ट्रंप को व्यक्तिगत फायदा है, आसिम मुनीर को बहुत ही व्यक्तिगत फायदा है। और चीन के साथ भी हम ये सोचेंगे कि पाकिस्तान ने चीन को फंसाया, ऐसी बात नहीं है। जो सारा जो बना है सीपेक कॉरिडोर, उसमें चीन का फायदा है, पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये जो कॉरिडोर बना है उसमें चाइनीज गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए सुविधा की जा रही है, और उसका पैसा भरता है पाकिस्तान, डेट करता है पाकिस्तान, इंटरेस्ट भरता है पाकिस्तान। तो ये भी आप सोचे कि मगर उसमें व्यक्तिगत फायदा होता है उसके आर्मी को, क्योंकि आर्मी वालों को चाइना वाले पैसा देते हैं 2 नंबर के, और वो 2 नंबर के पैसा वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है। तो ये सब हो रहा है अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, सबका। ट्रंप का भी व्यक्तिगत फायदा है, उसको नोबेल प्राइज में अगर नाम भी रख दिया मुनीर ने, तो ट्रंप अपने सपोर्टर्स को जाकर कह सकते हैं कि देखो मेरा नाम रखा है नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो सबका व्यक्तिगत पॉलिटिकल फायदा है। मुनीर का भी बड़ा व्यक्तिगत फायदा है पाकिस्तान में, ट्रंप का बड़ा व्यक्तिगत फायदा है पॉलिटिक्स में, यूएसए में। तो सब लोग ये कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, और कुछ नहीं है इसमें। इसीलिए यूएस प्रेस में तो इसका उल्लेख, कोई मेंशन भी नहीं आया कि भाई उसने लंच किया मुनीर के साथ, कुछ उसकी बात नहीं आई। कोई डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन तो मोदी साहब बताता है प्रधानमंत्री मोदी को क्यों बुलाना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, इस बारे में कोई चर्चा चल रही है? आप लोग क्या मानते हैं? नहीं, तो सीधी बात थी, मुनीर साहब उसके लिए नोबेल पीस प्राइज का बयान दे रहे हैं, उसने पहले से कहा था। अभी अगर प्रधानमंत्री मोदी भी आ जाए और दोनों को साथ साथ में बिठा दे, तो उसका केस बढ़ जाता है ना नोबेल पीस प्राइज के लिए, और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को बुलाने में प्रधानमंत्री का कोई फायदा नहीं है, इंडिया का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ वो दिखाना चाहते थे कि देखो मैंने करवाया है इन दोनों दोनों को मिलाया है, दोनों को बिठाया है साथ में, और दोनों को मेरे हिसाब से ये लोग अपना संबंध सुधार रहे हैं। तो अगेन उसमें क्या होता है, तो वो नोबेल प्राइज के लिए उसका केस स्ट्रांग हो जाता है। तो यही, वो तो अपना व्यक्तिगत ही देखते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि किसी में किसी का कोई डिप्लोमेसी की बात ही नहीं है। अगर डिप्लोमेसी की बात होती तो सब डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व होते, स्टेट डिपार्टमेंट वाले इन्वॉल्व होते, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इन्वॉल्व होते, अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी इन्वॉल्व होते, मगर वो कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ इन लोगों का, ये जो प्लेयर्स है, मुनीर है, ट्रंप है, उनका व्यक्तिगत फायदा है इसमें, और उतना ही है, और कुछ नहीं है इस बात में। संदीप मिश्रा जी के पास आ रहा हूं। संदीप मिश्रा जी, अब ये भी तो हो सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा कर देते कि भाई मैंने मुनीर को बिठाकर, भारत के पीएम को बिठा के कश्मीर का मसला ही हल कर दिया, अब ये मुझे क्रेडिट नहीं देंगे। अब बंद दरवाजे के पीछे क्या ABCD बात हुई है, घंटा किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन बाद में पता चले कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि भाई कश्मीर का मसला डोनाल्ड ट्रंप ने सुलझा दिया। जो बात प्रकाश जी कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूँ कि वो कहते हैं कि भाई
हमने तो बात की टेबल पर, अब ये मुझे क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। मैंने तो कोशिश की कि भारत पाकिस्तान के बीच जो है वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएं, और मैंने करा भी दिया था। मैंने इनको कहा कि हम व्यापार आपके साथ बंद कर देंगे, फिर दोनों मान भी गए। अब साबित करते रहिए। भारत ने दसियों बार ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया, आधिकारिक बयान दिया कि अब जो है ये जो अमेरिका की जो मध्यस्थता वाली बात है वो सरासर गलत है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई थी, तब जाकर सीज फायर हुआ था, नहीं। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता रहा। तो वो बहुत अनप्रेडिक्टेड हैं, बहुत ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स हैं, और कभी भी कुछ भी क्लेम कर सकते हैं। इसलिए ऐसे नेता से दूर रहना ही ठीक है जो आसिम मुनीर को लंच पर बुलाते हों। एक तानाशाह जिसने बलूचिस्तान में वही किया जो पहले पाकिस्तान के जनरल्स करते आ रहे हैं, जिसने भारत के खिलाफ जो है वो जंग छेड़ने की कोशिश की, आतंकी हमला कराया। सारे प्रूफ मौजूद हैं भारत के पास, और भारत ने दुनिया को दिखाए भी जब हमारा डेलीगेशन गया था। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने वो किया जिससे भारत का सेंटिमेंट या भारत का इंटरेस्ट हर्ट होता हो। संदीप मिश्रा जी। विवेक जी, अमेरिका एक बीमारी से ग्रसित है, जो बीमारी पिछले कई दशकों से थी कि जब अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति भारत आता था, पाकिस्तान के पास जरूर जाता था, और भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही तराजू पे तौलने की कोशिश होती थी। लेकिन अमेरिका के लाख पीठ ठोकने के बावजूद पाकिस्तान भिखारी नंबर 1 बन गया और भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के सामने खड़ा हो गया। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जी नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, तो मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, वो उद्योगपति नहीं है, लेकिन बार बार वो एक चीज कहते हैं, अहमदाबादी हूं, हमारी रगों में बिजनेस है। और जब ट्रंप कहते हैं कि मोदी जी टफ नेगोशिएटर, तो उनको इस बात को स्वीकारोक्ति होती है कि मोदी जी को अपनी बातों में उलझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और जब उन्होंने बुलाया, आप एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, आप अपने घर में कोई फंक्शन हो, जरूरत हो सकता है कि आप अपने नौकर को अपनी टेबल पे बराबर में बैठा करके खाना खिलाएं, लेकिन आप अपने कितने भी अच्छे दोस्त हो उसको कहेंगे तुम भी आओ मेरे साथ बैठने के लिए, तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उससे गलत मैसेज जाएगा कि अपने नौकर के साथ बैठा करके मुझे इन्होंने खाना खिलाया। तो प्रधानमंत्री जी को इस बात को पता थी कि अमेरिका एक नौकर को बुला रहा है अपने टेबल पे, और इस समय जब तक उस देश में वो नौकर और भिखारी वहां बैठा हुआ है, अगर मैं जाऊंगा तो मेरी इज्जत दांव पे लगेगी, भारतवंशियों की इज्जत दांव में लगेगी। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि यह कुछ नैरेटिव गढ़ दे। भाई बंद कमरे में क्या बात होती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। बिल्कुल। तो जो ट्रंप झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और आज तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री या कौन है वो एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि इसमें तो सऊदी का रोल था जो है। इसाकदार ने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल। एक इंटरव्यू में, एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि भाई सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का फोन आया, उन्होंने कहा कि अगर आप कहें ऑथराइज करें तो मैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करूं और कहूं कि पाकिस्तान तैयार है युद्ध रोकने के लिए, पाकिस्तान रुकने के लिए भी तैयार है। तो जिसने सीज फायर कराया सही मामले में पाकिस्तान के लिए, वो तो कभी अपना मुंह खोल ही नहीं रहा है। अमेरिका अपने आप क्रेडिट लिए जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया तुमको हम मौका नहीं देंगे कोई नैरेटिव गढ़ने के लिए, आप अपनी जगह फ्री हो। और डंके की चोट पर उन्होंने आकर के उड़ीसा की जनता के सामने एक्सेप्ट किया कि लो, भारत का गौरव यह है कि भारत आज की तारीख में अमेरिका का डिनर रिफ्यूज करता है। माना कि हम इस तरह की स्थिति चाहते तो कर सकते थे, लेकिन क्योंकि समय सही नहीं था, उपयुक्त नहीं था। अगर ट्रंप को इतनी ही थी तो भाग को गए ही क्यों? भाई 12 घंटे ही का तो अंतर था, रुक जाते 2 मिनट के लिए। ऐसी कौन सी डील वहां पे कर ली अमेरिका पहुंच करके? जो बात यहां हो रही है, सही बात तो यह है कि मोदी को फेस नहीं करना चाहते थे G7 में। कनाडा के इस कदम से कहिए तो ट्रंप को जो है झटका लगा था कि कहीं मोदी नहीं आएंगे, और शायद अगर नरेंद्र मोदी नहीं जाते कनाडा में, तो ड्रामा जो रचा इन्होंने ना कि भाग करके अमेरिका जाना है, मुझे बहुत बड़ा कदम ईरान के खिलाफ उठाना है, ये सब नैरेटिव नहीं गढ़े जाते। मैं इतना दावा कर रहा हूं, मोदी जी का जो मास्टर स्ट्रोक था कनाडा जाना, शायद ट्रंप को मुंह छिपाना मुश्किल हो रहा था G7 में, और वहां से वो भाग लिए। कनाडाई पीएम का मास्टर स्ट्रोक कार्नी का मास्टर स्ट्रोक था, या फिर हमारा मास्टर स्ट्रोक तो ये था प्रधानमंत्री का कि हमने उनके न्योते को ठुकरा दिया। लेकिन जिस तरह से कनाडा का कॉल आया और पीएम को न्योता किया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कनाडाई पीएम कार्नी को ये रहा होगा इल्म इस बात का कि डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी के सामने अभी थोड़े असहज हो सकते हैं तो वो
भारत के पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। और क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि भाई कनाडा से जाने के बाद कौन सा बड़ा फैसला किया? क्या ईरान पर अटैक कर दिया? नहीं किया। या असीम मुनीर के साथ लंच कर लिया? अगर असीम मुनीर इतने इंपॉर्टेंट है कि G7 का समिट छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप को जाना पड़ा और पाकिस्तान के साथ बैठकर या असीम मुनीर के साथ बैठकर लंच करना पड़ा, फिर तो उनके विवेक, उनकी समझदारी और उनके जो दूरदर्शिता उसको लेकर क्वेश्चन और सवाल उठाए जाएंगे। फिर मैं वही हिंदी वाली कहावत कहूंगा कि भाई बहुत मशहूर कहावत है, अक्ल बड़ी की भैंस। शशि अस्थाना जी कुछ कहना चाह रहे? शशि अस्थाना जी। नहीं, मैं इसी में मैंने एक ट्वीट किया था अभी कुछ समय पहले कि जितनी बेइज्जती उन्होंने करा दी है अमेरिका की, इसके बाद अमेरिका को ये देखना है कि अमेरिका को गुड लक ही बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बेइज्जती हो गई अमेरिका की भी और काफ़ी नुकसान हो रहा है अमेरिका का। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन अमेरिका नीचे जाता जा रहा है। अच्छा, यही नहीं, मजे की बात यह है कि नेतन्याहू भी उनसे अपना गेम खिलाए जा रहे हैं और वो खेल रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू के दिमाग में ये है कि उन्होंने हमला कर दिया और वो बोल रहे हैं कि भैया अब इतना मैंने कर दिया, अब तुम आओ। और वो भी इनको गोली खिला रहे हैं कि देखिए अब मैंने एयर स्पेस साफ कर दी है, आप बम्बर लेके आ जाओ। और अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ से G7 में बोल के आए थे कि जी मुझे कोई बड़ा फैसला लेना है ईरान के खिलाफ। आते ही फैसला क्या लिया कि 15 दिन के बाद में मैं सोचूंगा। इतना। और यही नहीं, उनके जो अभी जैसे ईरान ने जब हमला किया तो भी थोड़ा सा इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने सोचा था वो हो नहीं पा रहा है। और दूसरी चीज़ इस सब में मज़ा ले रहा है चीन, क्योंकि अगर आप देखें अमेरिका अपना एफर्ट, अपने पैसे अपना दुनिया भर में लगाया जा रहा है और चीन अपना जो भी कमा रहा है वो अपने देश में लगा रहा है। और उसी कारण से आप देखिए कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था आज से 20 साल पहले और आज की डेट में कितना डिफरेंस अभी हो गया है कि चीन ने जब ये ट्रेड वॉर शुरू करी, इन्होंने टैरिफ वॉर, तो चीन ने ऐसे पैंतरे दिए हैं कि इनकी समझ में नहीं आया, इन्हें खुद बोलना पड़ा। तो बीच में एक बार हो रहा था कि देखते हैं कि कौन झुकेगा और कौन ब्लिंक करेगा, ये बातचीत हो रही थी। उसके बाद में साफ आया कि नहीं, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ही ब्लिंक किया, क्योंकि उन्हें ही वो 245 से फिर वापस नीचे आना पड़ा टैरिफ को नीचे करने के लिए। तो अमेरिका अभी झुक रहा है धीरे धीरे, अमेरिका का डिक्लाइन शुरू हो गया है। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं, ये 4 साल जो है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अस्थाना सर, बहुत मुश्किल है अगले 4 साल। ये डिजास्टर होने वाला। आपने ठीक कहा, गुड लक ही कहा जा सकता है अमेरिका को। आप 6 महीने में देखिए ना क्या किया। 6 महीने में आपने पूरे यूरोप के साथ मनमुटाव कर लिया, 6 महीने में आपने रूस के साथ लफड़ा ले लिया, चीन के साथ लफड़ा ले लिया, आपने भारत के साथ मनमुटाव कर लिया, आपने अपने करीबी अलाइज जो है उनके साथ मनमुटाव कर लिया, ईरान में जंग की स्थिति, मिडिल ईस्ट में जंग की स्थिति खड़ी कर दी। ये तो इनके 6 महीने का कार्यकाल का एक लब्बो लुबाव है जो, और उसके बाद इनको नोबेल का पीस प्राइज भी चाहिए। ये कमाल की बात जो है वो इस वक्त खबर सामने है। अब क्या करें, अब है तो है। और अगले 4 साल में अब अमेरिका की स्थिति क्या होगी वो तो ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला ही अब मालिक है कि अमेरिका के साथ क्या होगा। बहरहाल आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक